student, welcome to the Drisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. Today I am going to discuss the topic of light chapter number 10 of class 10th, that is effect of refraction of light. Refraction of light से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, अगर स्टिक आपने डाली है वाटर में, ठीक है, वो आपको क्या दिखेगी, बेंड दिखेगी सरफेस पे। तो स्टिक हेल्ड ऑब्लिकली पार्टली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the water surface, ठीक है। सेकेंड इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर appears to be raised। जैसे हमने क्या बोला, ये एक टम्बलर लिया, इसमें हमने वाटर डाला और इसके अंदर हमने स्टिक डाली। स्टिक हमें क्या दिखेगी, इफ दिस इज अ वाटर सरफेस, यहाँ से हमें वो ऐसी ब्रेक होकर दिखेगी, ठीक है। ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट से जो स्टिक है वो बेंड हो गई है, ठीक है। अगर हम वाटर में कोई भी सामान डालते हैं, ठीक है, ये वाटर लिया हमने यहाँ पे कुछ भी कॉइन रखा, इट अपीयर्स टू बी एट दिस पोजीशन, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअली इट इज, ठीक है। जो हाइट होती है, डेप्थ होती है पूल की, वो हमें कम दिखाई देती है जितनी होती है। वो ज्यादा डीप होता है, उतना डीप हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब आप थिक ग्लास स्लैब को किसी प्रिंटेड मैटर के ऊपर रखते हैं तो आपको ऐसे लगेगा प्रिंटेड मैटर जो है वो रेज्ड है, ठीक है, वो वर्ड्स जो है ऊपर उठे हुए हैं। तो when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed from the top. A lemon kept in a glass of water tumbler appears to be bigger than its actual size. अगर आप एक ग्लास टम्बलर में लेमन डाल दोगे तो वो आपको बड़े साइज का दिखेगा, एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता है। The stars appears to be twinkle on a clear night. So these are all the effects of refraction of light. We are going to discuss 3 effects of refraction of light by ray diagram here. ठीक है, first ray diagram is about a stick partly immersed in water appears to be bent at the surface of water. ठीक है, हम लोग ये रे डायग्राम करेंगे। हमने ये सरफेस लिया, यहाँ पे हमने वाटर डाला, ठीक है, एक टम्बलर में हमने वाटर लिया, इसके अंदर हमने एक स्टिक इमर्स करी। क्या इमर्स करी हमने, स्टिक इमर्स करी। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, ठीक। अब देखो लाइट कहां से निकलेगी, यहां से। अगर हमें इसको देखना है तो लाइट शुड बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। लाइट सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे लाइट टकराई एंड इसने रिफ्लेक्ट करके वापस इसको भेजा। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे जाएगी, यहाँ पे गई वन रे। अब ये रे यहाँ पे सरफेस पे जाने के बाद इट विल स्टार्ट रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि इसका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। वाटर से एयर में जा रही है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ चली गई। सेम यहाँ से हम एक और रे निकालेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम एन पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट हम रे डायग्राम बनाने के लिए वी कंसिडर ओनली 2। अब यहाँ पे फिर से वी ड्रॉ अ नॉर्मल एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग, यहाँ से हम उसको देख रहे हैं। लेकिन हमारी आईज जो है, आईज की प्रॉपर्टी है कि वी कैन नॉट सी द बेंडिंग ऑफ लाइट। हम लोग देखते हैं कि लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्या लगेगा कि लाइट जो है वो किसी स्ट्रेट पाथ से आ रहा है। तो स्ट्रेट पाथ से हम क्या करेंगे, पीछे इसको एक्सटेंड करा देंगे, क्योंकि हमारी आईज को क्या लगेगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेट सोर्सेज। हमारी लाइट इस बेंडिंग को, हमारी आईज जो है इस बेंडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमारी आईज को लगेगा कि लाइट जो है वो किसी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है। तो ये ओ वाला ऑब्जेक्ट हमें यहाँ ना दिख के कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे दिखेगा तो इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी, ठीक है, ओके। तो अब ये देखो, ये हमें यहाँ ना दिख के यहाँ दिख रहा है, मीन पूरा पोर्शन हमें ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये स्टिक हमें इस जगह की जगह इस जगह दिखेगी, एंड इट अपीयर्स टू बी देयर। एंड अगेन डिस्कसिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, इमेज। इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली है, देयर आर 2 रेज coming from the object. Many of rays are coming from the object, but हम 2 ही से रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से 2 निकली। At the surface, what will happen?
happen? Refraction of light will take place. Why? Because medium is changing. The light is traveling from denser medium to rarer medium, because this is air we have taken, this is water we taken. Water is optically denser medium than air, okay, and air is optically rarer medium than water. The light is going from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. तो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ पे लाइट सीधा हमारी आईज में पहुंच गई. हमारी जो आईज है वो बेंडिंग ऑफ लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकती. ठीक है, हमारी लाइट को लगेगा कि हमारी आईज को क्या लगेगा, लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारी आईज हमेशा स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व करती है. बट लाइट इज एंटरिंग, तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा. तो वी विल एक्सटेंड दीज रिफ्रैक्टेड रे. हम इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड कर देंगे टू शो दैट कि लाइट इज कमिंग इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी जहां पे ये दोनों लाइट रेज मीट करेंगे. तो दिस सीम्स टू बी पेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू surfaces. Okay, I hope this diagram is clear to all. Second is an object placed in water appears to be raised. जो है कैसे वाटर के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है, रेज्ड दिखता है. अगर ये एक खाली हमने लिया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा O, ठीक है. अब देखो यहां से क्या होगा, सीधा हमारी आईज में रेज पहुंच रही है और इट इज कमिंग स्ट्रेट, कहीं पे बेंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने कुछ डालेंगे इस पे तो हमारी ये डायरेक्ट हमें यहीं पर ऑब्जर्व होगा, क्योंकि यहां से जो लाइट रेज निकल रही है इट इज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू आवर लाइट विदाउट एनी बेंडिंग. अब नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एक हम यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से दो लाइट रेज निकालेंगे. अगेन दिस इज अ इंटरफेस, तो यहाँ पे क्या बनेगी, नॉर्मल, एंड इट इज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हमारी लाइट रेज को अगेन क्या अज्यूम होता है, हमारी आईज को क्या अज्यूम होता है, दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ. हमारी आईज लाइट इसको बेंडिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, तो अगेन वी विल एक्सटेंड इट समवेयर बैक. हम इसको एक्सटेंड कर देंगे टू शो दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम सम स्ट्रेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, लाइट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी. ठीक है, तो अब हमारी एक्चुअल पोजीशन ये थी, बट इट इज ऑब्जर्विंग हियर, हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो दिस शोज दैट कि जो ऑब्जेक्ट है इट अपीयर्स टू बी रेज्ड. ओके, नेक्स्ट री डायग्राम इज a pool of water appears to be less deep than actually it is. कि डेप्थ ऑफ पूल जो है वो हमें कम दिखाई देती है. दिस इज ओरिजिनल डेप्थ. ठीक है, यहाँ पे हमने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया. दिस इज एयर, दिस इज वाटर. हम इसको ऊपर से देख रहे हैं. ठीक है, यहां से लाइट रेज निकली, यहाँ पे वी विल ड्रॉ नॉर्मल. लाइक दिस. और यहाँ पे हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, हमारी आईज आर ऑब्जर्विंग है. तो लेकिन हमारी लाइट आईज को क्या लगेगा, इट इज ट्रैवलिंग समवेयर स्ट्रेट. तो ये हम यहाँ पे मीट हो रही है, तो हमें लगेगा कि लाइट रेज है वो यहाँ से भी यहाँ से आ रही है. तो ये हमें एग्जैक्टली इसकी हाइट दिखाई देगी, क्योंकि अभी यहाँ से निकली है, यहाँ से यहाँ से सब जगह से निकलेगी. तो हमें एक्चुअल जो डेप्थ है इसकी ये वाली नजर आएगी इंस्टेड ऑफ दिस. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट रे डायग्राम्स फॉर द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो क्या लॉज फॉलो करती है, क्या रूल्स फॉलो करती है, क्या लॉज यूनिवर्सली फॉलो करती है। देयर आर टू लॉज which is given for the refraction of light. First law is incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of true transparent medium. मतलब अगर हम ये एक ले रहे हैं, ये हमने एक मीडियम लिया, वाटर सपोज लिया, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1. मीडियम 1 क्या लेंगे, जिससे लाइट आ रही है. नाउ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो एयर इज अ मीडियम 1 एंड वाटर इज अ मीडियम 2. ये आपको ध्यान रखना है. मीडियम 2 हमेशा क्या लेते हैं, जिसके अंदर लाइट एंटर करती है. ठीक है, तो एयर से जब लाइट वाटर में एंटर करती है तो इंसिडेंट रे दिस, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, एंड जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम at the point of incidence all lie in the same plane. Same plane का मतलब है कि इसी प्लेन में लाई कर रहा है. जैसे अगर मैं यहाँ पे वाटर रख रही हूँ और यहाँ से लाइट जा रही है तो वो इसी मीडियम में, इसी डायरेक्शन में लाइट जा रही है. लाइट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स यू और टुवर्ड्स दिस बोर्ड या इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे यहाँ कहीं नहीं जा रही, वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसी 2D में जा रही है. ठीक है, कोई 3D में वो बाहर नेक्स्ट एक्सिस पे बाहर आके नहीं निकल रही. This is the meaning of lie in the same plane. So incident ray, refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie in the same plane. मतलब जैसे लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, like this, not coming out of the board. बोर्ड से बाहर नहीं आ जाएगी लाइट, या बोर्ड के अंदर नहीं चली जाएगी. It is going like this only. So this is first law of refraction of light. Second law of refraction of light states that the ratio means division. किसका रेशियो ले रहा है, साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ये आप कभी मैथ्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसको आपको समझ में आ जाएगा. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब अगर हम यहाँ पे आई ले रहे हैं, आई इज समथिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज यहाँ पे जो लाइट है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो लर्न करनी पड़ती है. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन. किसका एंगल रेशियो लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेंगे और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे. इन दोनों को डिवाइड करके एक कांस्टेंट आएगा. क्या आएगा, कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब एक नंबर वैल्यू आएगी, फिक्स नंबर आएगा. किसके लिए फिक्स नंबर आएगा, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर. ठीक है, मतलब अगर सपोज हम रेड कलर की लाइट ले रहे हैं तो रेड कलर की लाइट के लिए ये वैल्यू फिक्स रहेगी, एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है, अगर हम मीडिया चेंज नहीं कर रहे, पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं कर रहे और कलर चेंज नहीं कर रहे, तो दिस रेशियो विल ऑलवेज कम टू बी कांस्टेंट. जैसे अगर सपोज मैं मीडियम ले रही हूँ, एयर एंड वाटर, ठीक है, और यहां से कौन सी लाइट जा रही है, रेड कलर की लाइट हमने दी है. ठीक है, इट हैज पर्टिकुलर वेवलेंथ. अब रेड कलर की लाइट जो है डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाएगी. सपोज पहले गई साइन 30 बाय साइन 60, फिर गई साइन 45 बाय साइन 90. आई एम टेकिंग आर्बिट्री वैल्यूज, ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, दिस अगर इंसिडेंस ये है तो रिफ्रैक्शन ये है, इंसिडेंस ये है तो रिफ्रैक्शन ये है. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा. तो इन दोनों को डिवाइड करके हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी. वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. वैल्यू कब चेंज होगी, अगर या तो हम कलर ऑफ लाइट चेंज कर दे या फिर हम मीडियम चेंज कर दे. अगर हम जैसे एयर टू वाटर लिया, अगर मैं एयर टू ग्लास ले रही हूँ तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये नंबर कुछ और आएगा. तो ये कांस्टेंट जो है वो कब तक चेंज नहीं होता, जब तक मीडिया और कलर चेंज नहीं होता. अगर मीडिया और कलर हमने फिक्स कर दिया, then whatever be the angle of incidence and whatever be the angle of refraction, this value is remain same. This is constant. ये value change नहीं होगी. You got my point? ठीक है, ये value कब change होगी, या तो हम color of light change कर दे या हम medium change कर दे. ठीक है, तो pair of media, this is very important. मीडिया पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अभी हमने एयर टू वाटर लिया है, अगर हम एयर टू ग्लास लेंगे तो दिस विल चेंज. अगर मैं ग्लास टू वाटर ले रही हूँ, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर,
then also this value will be changed. अगर मैं ले रही हूँ water to glass, मैंने इसका रिवर्स कर दिया है, then also this value is changed. ठीक है, मतलब pair of media and the light is traveling in particular medium, मतलब medium 1 से medium 2 जा रही है, तब भी ये वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं. अगर हम रिवर्स मीडियम कर दें, मीडियम 2 टू मीडियम 1 जा रही है, तब भी वैल्यू ये चेंज हो जाएगी. ये वैल्यू कब चेंज नहीं होगी, अगर हम कलर ऑफ लाइट फिक्स कर दें और मीडियम पेयर ऑफ मीडिया फिक्स कर दें. मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर ओनली. ठीक है, नॉट इवन वाटर टू एयर, इट इज ट्रैवलिंग ओनली फ्रॉम एयर टू वाटर. तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि स्नेल्स ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं. ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. मतलब light is traveling from medium 1 to medium 2, then this value is called refractive index of this medium 2 with respect to medium 1. with respect to के बाद जो medium आता है वहां से लाइट आती है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं वो सेकेंड मीडियम है. लाइक यहाँ पे मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट में. मीन्स लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. फर्स्ट मीडियम हमेशा वो होता है जिससे लाइट आती है, और सेकेंड मीडियम हमेशा वो होता है जिसके अंदर लाइट जाती है. तो जिसके अंदर लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जहां से लाइट आती है. सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. लेकिन अगर लाइट जा रही है वाटर टू ग्लास, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो मीडियम होता है उससे हमेशा लाइट आती है, और जो पहले मीडियम, जिस मीडियम का हम निकाल रहे हैं उसके अंदर लाइट अंदर जाती है. ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमें बताता है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है. ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर और मास डेंसिटी डिफरेंट होती है. ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है किस एक्सटेंट तक वो लाइट को डेविएट कर सकता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल. किस एक्सटेंट तक वो लाइट को डेविएट कर सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, यहां तक आपका समझ में आया. तो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो मीडियम उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग. जहां से लाइट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, वो ज्यादा लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैल्यू है वो हमें किसके बारे में बताती है, इट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली रेयर है या कितना ऑप्टिकली डेंसर है. जितनी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड जितनी वैल्यू कम होगी उतना वो ऑप्टिकली रेयर होगा. नाउ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई यूनिट होनी चाहिए, नहीं. व्हाई, बिकॉज ये जो है एक नंबर आएगा, ठीक है, ये भी एक नंबर आएगा, और नंबर डिवाइडेड बाय नंबर हैज नो यूनिट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, इट्स जस्ट अ प्योर नंबर. नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल दैट एक बीम ऑफ लाइट है, इट इज पासिस फ्रॉम एयर टू सब्सटेंस एक्स. कोई भी सब्सटेंस एक्स लिया है, वहां पे लाइट पास ऑन हो रही है. कहां से पास ऑन हो रही है, एयर से सब्सटेंस एक्स में. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 72 डिग्री है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री है. हमें निकालना है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स. तो आप कैसे निकालोगे, हमने अभी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर एन से. एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर. ठीक है, तो साइन आई क्या हो जाएगा, 72 डिग्री अपॉन में साइन
आर की जगह आप क्या लिखोगे 40 डिग्री, साइन 72 डिग्री कितना है 0.95 और साइन 40 डिग्री कितना है 0.64 और इनको आप डिवाइड करोगे तो इट इज 1.48. दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. ठीक है, अभी किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला है हमने, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स किसका निकाल रहे हैं, ऑफ सब्सटेंस एक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर की. तो ये यहां से आ गया. ठीक है, जब एयर होती है तो हम डायरेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर एयर नहीं होती, कोई और मीडियम होता कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई मीडियम, तो हम ऐसे लिखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम y टू x. लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है y टू x. ये ऐसे एरो आता है. ठीक है, एरो ये रिमेम्बरेंस के लिए, आपको एक्चुअल में नहीं ड्रॉ करना होता. तो इट इज मीन्स द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम y टू x मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y. अगर y एयर है तो यू कैन राइट ओनली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ x. अगर सेकेंड मीडियम एयर या वैक्यूम है तो आप डायरेक्टली x लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस x. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस x मींस मैंने अज्यूम कर लिया है लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू दैट सब्सटेंस x और वैक्यूम टू सब्सटेंस x. एयर और वाटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट का बहुत मार्जिनल, बहुत कम डिफरेंस होते हैं, इसलिए हम एक ही मान लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, विच इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आर. ये वैल्यू आ गई 1.48. ठीक है, ये आपको समझ में आया यहाँ तक. अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछते कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस x मींस नेक्स्ट इज हाउ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटेड. यहाँ पे हमने क्या लिया है, दो मीडियम्स लिया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. ठीक है, जो मीडियम 1 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट हमने v1 ली है और जो मीडियम 2 है उसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट v2 ली है. तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, लाइट कहाँ से आ रही है, मीडियम 1 से आ रही है, कहाँ एंटर कर रही है, मीडियम 2 में एंटर कर रही है. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल रहे हैं क्योंकि लाइट इज एंटरिंग इनटू मीडियम 2. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मीन्स लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन से. अब लाइट कहां से किसका निकाल रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का. किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में. तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, मतलब ऐसे जा रही है. उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. जहां से लाइट आती है उसको ऊपर रखते हैं हमेशा फर्स्ट. ठीक है, जहां से लाइट आ रही है उसको ही हमेशा ऊपर रखते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है v1 और मीडियम 2 कितना है v2. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मींस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. हमेशा ऊपर वो रखते हैं जिससे लाइट आ रही है और नीचे किस में रखते हैं जिसका हमें निकालना है और जिसके अंदर लाइट जा रही है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम मीडियम 1 को एयर ले लें, एयर या वैक्यूम कंसीडर करें, तो उस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. जनरली हमें एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन होता है. जितने भी आप बुक्स देखोगे, सब्जेक्ट में देखोगे, आप एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 देखोगे. अगर खाली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिखा है उसका मतलब भी यही होता है कि मीडियम 1 को हमने क्या लिया है, एयर. तो व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू द मीडियम 2 then the refractive index is called absolute refractive index of medium 2. अगर medium 1
एयर ना होके कुछ और है, एयर या वैक्यूम ना होके कुछ और मीडियम है, तब जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गई? क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट इज, आई एम rubbing this. I hope this point is clear to all you, to all of you. अभी देखो हमने क्या लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम मीडियम्स को रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे मीडियम 2 ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैं मीडियम 1 ले रही हूँ। मीन्स अब लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, मीडियम 2 से 1 आ रही है। ठीक है, या आप ये नॉर्मल हो गया, ये लाइट ऐसे, ठीक है। तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। तो अब यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि उसके अंदर लाइट जा रही है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मीन्स light is coming from medium 2 which is equal to speed of light is equal to v1 by v2 is equal to speed of light in medium 2 on the speed of light in medium 1। मीडियम 2 क्या हो जाएगा, स्पीड v2, और ये क्या हो जाएगा v। अब यहाँ पे देखो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप देखो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। देखो n21 जो है n12 v2 by v1 इसका रेसिप्रोकल है ना, ये उल्टा हो रहा है, तो n21 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n12। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को देखो, n21 इज v1 by v2, n12 इज v2 by v1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं यहाँ से तो क्या होगा, 1 by n1 by 2 इज इक्वल टू v1 by v2, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधा n21 1 अपॉन n12 इज इक्वल टू n21। ठीक है, तो मीन्स अगर हम मीडियम को उल्टा कर देते हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 लाइट जा रही थी, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से? तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल्स, हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल बनी हुई है, ठीक है, ऑन पेज नंबर 175 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडियम, एयर का, आइस का। देखो एयर के रिस्पेक्ट में 1.0003 ऑलमोस्ट 1 है। एब्सोल्यूट बोल रहे मतलब वैक्यूम, वैक्यूम से लाइट एयर में आ रही है तो 1 ही आना है। इसका मतलब दोनों में 1 कब आएगा, जब अगर मैं ये निकालती हूँ n अपॉन एयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, वैक्यूम और एयर कब 1 आएगा, जब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1.0003, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो दोनों मतलब दोनों में स्पीड ऑफ लाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब वैक्यूम से एयर में लाइट आती है तो ज्यादा बेंडिंग नहीं होती, माइन्यूट सी बेंडिंग होती है। ठीक है, आइस का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का। इसका मतलब एयर से जब लाइट डायमंड में एंटर करती है तो सबसे ज्यादा बेंड होती है, सबसे ज्यादा अच्छे से बेंड होती है ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड हैज अ हाई बेंडिंग एबिलिटी। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा उसकी लाइट बेंडिंग एबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासेस दिया हुआ है, ऑयल्स का दिया हुआ है। अगर आप देखो अल्कोहल, केरोसिन, ठीक है, दोनों में केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो आपको इस टेबल से ये पता होना चाहिए किसका ज्यादा है किसका कम है। आपको वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर लर्न करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ यूज। ये आपने सेल्स लॉ में पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है
कब तक कांस्टेंट रहती है? जब तक हम कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं करते. कलर ऑफ लाइट का मतलब है उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं. अगर हम रेड कलर ले रहे हैं तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ग्रीन ले रहे हैं तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ब्लू ले रहे हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ व्यूज. एंड वहां पे ये भी था स्नेल्स लॉ में कि इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम. जब तक मीडियम चेंज नहीं करते उसका वॉट एवर बी द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, वो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स इन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, कि हम मीडियम कैसा ले रहे हैं, ऑप्टिकली रेयर है, कितना ऑप्टिकली रेयर है, कितना ऑप्टिकली डेंसर है. एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ यूज. वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ यूज का मतलब कितना कलर है. वेवलेंथ का मतलब आपको पता है ना कि एक साइकिल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया. तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ऊपर दो फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स पे वो डिपेंड होता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ यूज. Thank you. Please like my video on Vishal and Setra classes for science and mathematics.